Hello, students. Welcome to the Vardhaman Heights International School. Today, we are going to learn some more interesting phenomena in the chapter of light. But before start our topic, let's take a quick revision. We have already discussed about some characteristics of light. Reflection of light, कैसे light reflect होती है, spherical mirrors, concave, convex mirror, और साथ ही हमने उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी सीखा। किसी इमेज का मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमने ये भी जाना। नाउ लेट्स डिस्कस सम वंडरफुल फेनोमेनन। सपोज करें अभी तक हमने क्या किया है, लाइट को एक ही मीडियम में ट्रेवल होते हुए देखा, जिसके कारण हमने कहा कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव ऑन करती है, आगे बढ़ती रहती है। नाउ एक दूसरी सिचुएशन सोचते हैं। When light traveling in a medium enters another medium, हमने सोचा कि लाइट जो है पहले एयर में ट्रैवल कर रही है और सडनली वो वाटर में ट्रैवल करने लगी, तो जनरली क्या होगा, ट्रैवल तो वो स्ट्रेट लाइन ही करेगी, बट जो दो सरफेसेस की, जो दोनों मीडियम के जो सरफेस हैं उनकी जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर जाके वो हल्का सा बेंड हो जाती है, थोड़ा सा झुक जाएगी। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल बता, जो अभी आपने देखा, अगर हम एक कांच के ग्लास में चम्मच को डालकर देखें तो चम्मच हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है, सही है ना। ठीक इसी तरह अगर ग्लास वाटर में से हम कॉइन को ऑब्जर्व करते हैं तो कॉइन का अपीयरेंस भी हमें अलग मालूम होता है। दिस phenomenon is known as refraction of light. Thus we can say that the bending of light when light goes from one medium to another is called a refraction of light. अब क्वेश्चन आता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को चेंज करती है तब बैंड क्यों हो जाती है। रिफ्रैक्शन या बैंड होने के लाइट के कारण ये है कि पहला ये रीज़न हो सकता है कि लाइट की स्पीड चेंज हो गई है क्योंकि वो मीडियम चेंज कर रही है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जब वो मीडियम में जा रही है एक से दूसरी तरफ, तब क्या होता है कि उसकी स्पीड जो है थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, और दूसरे मीडियम में जाने पर उसका अमाउंट जो है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको मीट करने वाले हैं वो भी चेंजेस हो जाए। फिगर में और क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से लाइट रे अपना रास्ता डेविएट कर रही हैं और किस तरह से जो बॉक्स है हमें उसकी अपीयरेंस कहीं और मालूम हो रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले होता है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होंगी, जो लाइट एक नॉर्मल नॉर्मल यानी ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है इसे हम नॉर्मल कहेंगे, ये एक इमेजनरी लाइन है जिसे हमने उस पॉइंट से परपेंडिकुलरली हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराएगी। और दूसरा है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे नॉर्मल से जो पास ऑन हो रही है उसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। रिफ्लेक्शन में हमने जिस तरह से एंगल्स को समझा था, यहाँ भी एंगल्स उसी तरह हैं। एक होता है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा है रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल से ही दोनों एंगल्स ड्रॉ होते हैं, एक इंसिडेंट रे के साथ और दूसरा रिफ्रैक्टेड रे के साथ। अब देखने वाली बात यह है कि लाइट बैंड तो हो रही है, पर किस तरह से बैंड होगी। इसके बैंड होने के दो तरीके होते हैं, या तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, यानी नॉर्मल की तरफ ही बैंड हो जाएगी पास में, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होगी। यहाँ हमें दिख रहा है कि इंसिडेंट रे जो है एयर की बाउंड्री को क्रॉस करके ग्लास की बाउंड्री में एंटर कर रही है, यानी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है। यहाँ फंडामेंटल टर्म्स आती हैं रेयर और डेंसर। रेयरर वो मीडियम होता है जहाँ पर पार्टिकल जो है कंपैरेटिवली कम हो, और डेंसर वो मीडियम होता है जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हो। Thus we can say that when light travels from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. Now think another situation. अभी लाइट रे जो है डेंसर टू रेयर मूव कर रही हैं। अभी डेंसर टू रेयर की मीनिंग है कि लाइट ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, तब वो बैंड होने के बाद
अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगी, यानी वो नॉर्मल वाली लाइन से थोड़ा सा दूर हो जाएगी, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल जो है हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो ज़्यादा मिलेगा। वन मोर फिगर टू शो यू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब। फिगर में दिख रहा है ग्लास स्लैब, उसमें रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है ये क्लियर हो रहा है। रिफ्रैक्शन की एक और एप्लीकेशन को देखते हैं जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, डिस्पर्जन, राइट, रेनबो फॉर्मेशन। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। वाइट लाइट का जो 7 कलर का बंच होता है एक क्रोमेटिक लाइट है। क्रोमेटिक मीन्स जिसमें नंबर ऑफ कलर्स की लाइट अवेलेबल हो। तब क्या होगा कि जब भी हम उसे एक ग्लास प्रिज्म से पास ऑन कराते हैं तो वो 7 कलर कौन से विबग्योर के फॉर्मेट में स्प्लिट हो जाती है। इसे हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। रेनबोज के कलर होते हैं, इसमें लीस्ट डेविएशन रेड कलर का होता है, बट उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। वहीं मोस्ट डेविएशन वायलेट कलर का होता है जो सबसे नीचे होता है, बट उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है। इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, जिसे हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अब हम एक चीज़ और ले लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ हो सकते हैं। देन यस, इट इज़ पॉसिबल। इस फिगर से क्लियर है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन के कारण हमें स्काई का इमेज, ब्लर इमेज हमें कहाँ दिख रहा है, पानी के ऊपर सतह पर, बट अंदर तैरने वाली मछलियों को भी हम क्लियरली देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। वैक्यूम में लाइट की स्पीड हाईएस्ट होती है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की हाईएस्ट स्पीड वैक्यूम में होती है। इसको पढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि इसका कंपैरिजन हम अदर मटेरियल्स में करने वाले हैं कि किस अलग अलग मटेरियल में लाइट की स्पीड कितनी होती है। ये सिर्फ हमें कंपैरिजन से समझ में आएगा, इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में हाईएस्ट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसके रेशो को हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। n is equals to c by v. c is the speed of light in vacuum and v the speed of light in any medium. It has no unit because this is the ratio of same quantity. This is the list in which very clearly we can see that the refractive index of different materials. Now take one example. How can we calculate refractive index of any material? लाइट की स्पीड को ग्लास में भी बताया गया है और वैक्यूम में भी हम जानते हैं। दोनों के रेशो को जब हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है, 1.57. This refractive index can also be calculated by Snell's law, जिसमें हम इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइंस की वैल्यू को नोट करेंगे, और जब हम इनका रेशो करेंगे तब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। हियर n1 and n2 आर कांस्टेंट, I and R is the incident and refracted angles. The refraction of light through the atmosphere is responsible for many interesting phenomena like advanced sunrise and delayed sunset. It is just because of atmospheric refraction of light, as we can see in the figure. फिगर में हमें एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजीशंस दिख रही हैं सन की, जो कि हॉरिजॉन के रिस्पेक्ट में हैं। इस फिगर में क्लियरली हमें रिफ्रैक्शन से होने वाले इफ़ेक्ट को समझ पाना आसान है। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण सन का जो अपेरेंट है, यानी जहाँ हमें उसकी पोजीशन मालूम हो रही है बट एक्चुअली वो वहाँ नहीं है, वो 1/2 डिग्री से सन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी के करस्पॉन्डिंग हमें जो एक्चुअल सनसेट है वो अपेरेंट सनसेट जो है उसके 2 मिनट बाद तक नज़र आ जाता है। I hope you understand this topic very clearly, and if you have any query then please write down on comment box # with your name.
कीप प्रैक्टिसिंग। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग नोट्स, आप लोगों को फ़ोटोज़ या PDF के फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा, आप तभी उन्हें नोट डाउन करें। थैंक यू, स्टे सेफ।